ओके, अब फिर हमने कहा था कि केसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपको मैंने कहा था ये कब लेना, जब आपके पास क्या हो, कंसंट्रेशन टर्म हो। ठीक है, कैसा टर्म हो, कंसंट्रेशन टर्म हो। अगर कंसंट्रेशन टर्म हो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन वाई वी के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अगर इसकी जो यूनिट है आप क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर लिख सकते हैं। दूसरा, हमने आपको बताया था कि डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं को याद है, कहोगे सर एनपी माइनस एन आर, बोलिए। और ये जो मोल ऑफ प्रोडक्ट, एनपी का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, ये जब भी लेते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लेते हैं, गैसियस के लिए लेते हैं, गैसियस प्रोडक्ट। ओके, और एनआर की जो वैल्यू लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सॉलिड और लिक्विड में हम लोग डेल्टा एनजी की वैल्यू नहीं निकालते, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकालते हैं, गैस। ओनली फॉर गैसियस एटम, ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग गैसेस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल लिख देता हूं, पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, एटम भी आ सकते हैं। ओके, तो ये बातें हमने जो है पिछली क्लास में बताई थी। अब यहां से डेल्टा एन जी की वैल्यू ना तीन हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, एंड क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। एक एक करके हम जो है देखते हैं कि किसकी वैल्यू कैसे होती है। ओके, मैंने आपको जो है एक रिलेशन बताया केपी एंड केसी का, तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी इंटू केसी आर टी टी, ऊपर पे पावर कितना जाएगा, डेल्टा एन जी। एनजी ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एनपी एनपी माइनस एन आर। ओके, और वो सिर्फ और सिर्फ किसका लेना है, मोल, गैस का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने मोल है, 2 मोल। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 माइनस इसका कितना मोल है, 1, और इसका मोल कितना है, 1, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ओके, जीरो। अगर के डेल्टा एन जी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। आर टी टू द पावर 0, और किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 10। 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केसी। अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ 1 जाता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि केपी इक्वल टू केसी है। बोलिए, क्लियर है। यस यस सर। सर। ओके, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, केपी इक्वल टू केसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी टू डी पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी। ओके, अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी, एनपी माइनस एनआर। वेरी गुड। तो एनपी की वैल्यू कितनी है, टू। 2 2। मोल ओके, और इसकी वैल्यू रिएक्टेंट की कितनी है, कहोगे सर फोर। 1 प्लस 3, यानी थ्री। कि 4। तो 2 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। माइनस। -2 ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं केपी इक्वल टू केसी टू द पावर क्या हो जाएगा, आर टी, और यहाँ पे डेल्टा एनजी की जगह पे क्या हो जाएगा, -2। माइनस। तो यहाँ से जो हमारा जो है डेल्टा क्या आ गया, आपका नेगेटिव आ गया। सिमिलरली अगर ये केस क्या हो जाता है, यहाँ पे एनपी की वैल्यू बड़ी हो जाती, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते, आपका जो है क्या हो जाता, जो है पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाता है। तो इस प्रकार से डेल्टा एनजी जो है कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको जो है डिपेंड करता है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, वो पूछ रहा है कि बताओ इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है SO2 हाफ O2, और यहां से क्या बन रहा है, आपका SO3 बन रहा है, और ये पूछ रहा है कि बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्या लिख सकते हैं, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी। अब एक्स की जगह पे क्या होता है, डेल्टा एन जी।
तो बाद में हम डेल्टा एन जी को ही तो एक्स लिखा हुआ है इन्होंने, Yes, Yes, sir. sir. तो डेल्टा एन जी का वैल्यू जो होगा वही एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एनपी माइनस एन आर। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखिए, एनपी की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट में कितना है, One. One वन, whole. और इसकी वैल्यू कितनी है, वन प्लस हाफ। और यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो कितना वैल्यू आ गया, माइनस हाफ। मुझे बताइए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Minus half. Minus राइट half. आंसर क्या हो जाएगा, Option C. इस Option प्रकार C. से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और आपको बताना है कि टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, केपी इक्वल टू केसी और आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ओके, है कि नहीं है। Yes, sir. Yes, अब sir. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा एन जी एनपी माइनस एन आर हो जाएगा। तो एनपी की वैल्यू कितनी है, One. वन। अच्छा, किसी को लग रहा है कि जीरो होगी, किनको किन, अच्छा आप लोग बताइए क्या होगी, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, वन होगी, टू होगी, थ्री होगी, क्या होगी। Minus one. ओके, वेरी गुड। Minus one. अच्छा ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे कोई किसी को लग रहा है कि फाइव में से माइनस करेंगे टू और थ्री तो जीरो आ जाएगा, No, sir. नहीं, No. आपको स्टेच्यूमेट्री लेना है, यहाँ पे जो लिखा होगा इसकी वैल्यू लेना, नीचे वाली वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम एनपी की जगह वन लिखते हैं माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन प्लस, Plus one. तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस वन। बोलिए, क्लियर है। अच्छा Yes, sir. Sir. केपी की जगह पे केपी इक्वल टू केसी, और इस पे पावर माइनस वन लिख दूं। Yes, sir. ओके ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर किसी संख्या पे पावर निगेटिव में है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, वन बाय आर टी। Yes, sir. ठीक है, ओके। अगर यहां से हमने क्या लिख दिया, केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी बाय आर टी। ओके, अच्छा इसको सी को मैं इधर ले आता हूं, तो केपी डिवाइडेड बाय केसी इक्वल टू वन बाय आर टी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, केपी डिवाइडेड Yes, बाय sir. के इक्वल टू वन बाय आर टी। ओके, अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया है, मैं यहाँ पे रिलेशन का यूज करता हूं। आपको क्या दिया हुआ है, टू केपी इक्वल टू के सी, तो मैं लिख सकता हूं केपी डिवाइडेड बाय के सी इक्वल टू वन बाई टू। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। Yes, sir. बोलिए, ये बात समझ में आ गई। ओके, Yes, Yes, sir. केपी बाय के सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, One by One two. by two. वन बाई टू इक्वल टू वन बाय आर टी। ठीक है, ओके। अब देखिए आर की वैल्यू आपको पता है, मैं यहाँ पे वन बाई टू इक्वल टू आर की वैल्यू रख देते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.0821 इंटू टी। टी आपको निकालना है तो टी हम वैसे ही रहने देते हैं। ओके, अब मैं इस वाले टर्म को इधर ले चलता हूं और इसको इधर ले चलता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, टी इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई 0.0821। मैं इसको अप्रोक्स 82 ले लेता हूं, तो ये कितनी बार में लग जाएगा, वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 0.41 हो जाएगा। अगर मैंने इसको क्या ले लिया, 82 हटा दे रहा हूं, अप्रोक्स ले रहे हैं, ताकि कि 0.0821। बोले यहाँ तक क्लियर है। तो Yes, Yes, sir. sir. हटाऊं तो इधर 1000 लिख दूं। अगर ये 40 होता तो 225 होता, लेकिन कितना, थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ी सी कम आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाई 36 केल्विन। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है, राइट, Option three. सॉरी ऑप्शन सी। ओके,
क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं जो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम जो है कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे। पहला, द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। दूसरा, बी, स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन एंड टेम्परेचर। ये चारों के चारों जो है आपके क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे। जैसे पहला हम आपको समझाते हैं कि द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो डिफरेंट टाइप से तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी और इक्विलिब्रियम में जो है सी प्लस डी बना रहा है। इसकी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, K1 मान लिया। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख दूं C प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी K2 इक्वल टू, या लिख सकते हो यहाँ पे किसके बराबर लिख सकते हो, 1/K1 के बराबर। क्योंकि सर ये कैसे आया, तो मैं आपको थोड़ा सा डिराइव करके दिखाता हूं कैसे आया। मेरे पास दो इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा। A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस डी। C. दूसरा इक्वेशन, ठीक है, C प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A plus B. A प्लस बी। ओके, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम लिखूं K1 तो क्या हो जाएगा, कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का Reactant. कंसंट्रेशन। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहां से K2 लिखूं तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर Concentration कंसंट्रेशन of ऑफ A. ए या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बोलिए, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखिए मुझे अगर इसको K2 को अगर इसके जैसे करना है तो इसको रिवर्स कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. अगर जब रिवर्स कर दूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, अब इतने बड़े टर्म को ना लिख के मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं कि K2 अगर जब रिवर्स करूंगा तो 1/K1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो वही कहता है कि जब आप किसी रिएक्शन को इन्वर्स कर देते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, 1/K के बराबर हो जाता है। कब, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन A प्लस बी सी डी में बना रहा है और वापस वो C प्लस डी से जो इसमें बना रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपका 1/K के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, इस एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 इक्वल टू कितना है, मैंने एक मान लिया कि 2H2 इक्विलिब्रियम है, 2H2। और दूसरा रिएक्शन है कि मेरे पास 2H2O है, ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या बन रहा है, 2H2 प्लस O2। अगर मैं यहां से लिखूं, मेरे को अगर इसका इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दी हुई है, मैंने ऐसे ले लिया रैंडमली, कितना ले लेता हूं मैं, 4 ले लेता हूं। तो मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/4. वेरी गुड, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो सिंपली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25 हो जाएगी। तो वही कहता है कि अगर आपका कोई रिएक्शन रिवर्स हो जाए तो उसकी वैल्यू को 1/, कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका निकल जाएगा। सेकेंड, अगर आपके पास क्या हो, स्टेचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन दिया हो, तब हम कैसे करेंगे। आपको मैं इसके लिए ना सबसे पहले सेकंड समझाऊंगा। कैसे, ध्यान से सुनना, कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, जैसे मेरे पास क्या है, पहला वाला हम रिएक्शन ले लेते हैं, 2NO2, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास किसमें टूट जाता है, N2 प्लस 2 प्लस O2 में। बोलिए, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
अगर हमने इसमें 2 से पूरे इक्वेशन में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, कहते हैं इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2। कहोगे सर पहले इसको क्यों समझा रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको मैं समझाऊंगा क्यों समझा रहा हूँ। अब अगर जिसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4n1o2, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n2, सॉरी 2n2 प्लस 4o2। 4O2 ओके, अगर जितना आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो K1 जो इसका हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसी पे पावर जो है इसके जितना जो है आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसी के आप क्या कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, फिर से ध्यान सुनना। अब कहोगे सर कैसे आया, तो मैं इसको डिराइव करूंगा तो आपको ज्यादा आपको बेनिफिट दिखेगा, आपको जो है तुरंत जल्दी से समझ में भी आएगा। मेरे पास इक्वेशन है, 2 इक्वेशन में पहले बनाता हूं, 2n2o और यहां से हमारे पास क्या बन गया, n2 प्लस O2, ठीक है, और यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया 2O2। अगर किन्हीं को ना समझ में आए तो तुरंत पूछ लेना, प्लस 2O2, ठीक है, बोलिए क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन जो है हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4NO 4NO2 और क्या हो जाएगा, 2N2 plus 4O2 N2 प्लस 4O2। अच्छा मुझे बताइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिख दीजिए और नीचे में किसका लिख दीजिए, reactant रिएक्टेंट का लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। बोलिए क्लियर है। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. इसका अगर मैं लिखूं K2 तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर N2 Power पावर 2. 2 और O2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 और नीचे में कितना आ जाएगा, NO टू दी पावर 4. 4। अच्छा अब देखिए ध्यान से, मैं चाहता हूं कि इसको ना K1 के टर्म में लिखो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं K2 इक्वल टू N2 और यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, O2 टू दी पावर 2 और NO टू दी पावर 2 और पावर होल, Square. ठीक है, बोलिए यहां तक समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखिए क्या ये N2O2 का स्क्वायर ये क्या है, K1. K1 है, तो Yes, sir. इसीलिए याद रखना कि जब आपके पास मल्टीप्लाई होगा, अगर इक्वेशन 1 की वैल्यू K1 है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या कर दिया कि जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने को ही क्या कर देना, सेकंड इक्वेशन के लिए आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर या क्यूब जो भी पावर n होगा आप उसको मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, उनकी जो है वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बोलिए क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी बातें अब हम लोगों को क्या होगी, थोड़ी सी समझ में आ गई। ठीक है, Yes, sir. ओके ठीक है। अब इसी कारण से क्या करना कि जब आपके सामने क्या हो कि कोई भी रिएक्शन दिया हुआ रहे और अगर उसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके जो है जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो रिएक्शन, तो दूसरे वाले को उतना पावर स्क्वायर में कर देना। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास क्या है 2NO2 और ये क्या बना रहा है N2 और यहाँ पे क्या बना दे रहा है 2O2। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं। अगर हाफ कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, NO2 इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा हाफ N2, क्योंकि हमने इस बार किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, हाफ से, तो प्लस ये क्या हो जाएगा O2। बोलिए क्या इतनी सी बात क्लियर है। Yes, sir. अच्छा मैं इसका Yes, sir. केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सिंपली N2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा O टू दी पावर 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा
NO टू द पावर 2। बोलिए, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं यहां से लिखूं K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए? And 2 N2 टू द पावर and 2 Half. हाफ इनटू O2 टू द पावर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ पावर नहीं है तो ओके। तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, NO2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 ही हो जाएगा। ओके, अगर आप मुझे बताइए कि मुझे इसको यहां पे ले जाना हो, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि K2 को किसके फॉर्म में लिखूं, K1 के फॉर्म में। तो इसको मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे K2 को कन्वर्ट करना है, एक दिया रहेगा, तो N2 टू दी पावर, या मैं पूरे पे पावर 1/2 कर दूं? Yes, sir. अगर मैंने पूरे पे पावर 1/2 कर दिया तो वैल्यू यही आ जाएगी। आप N2 पे पावर 1/2 का मतलब N2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, K2 टू दी पावर, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, K है, इसकी K वैल्यू है। क्या है, K है। ठीक है, ओके, अगर मैं यहाँ पे, मुझे क्या करना है कि मैं ना इसको कन्वर्ट करता हूँ K2 को। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको पूरे को क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, या सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस पे अगर हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, K2 टू दी पावर, मुझे इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, K2 निकालना है। आपके पास K1 दिया हुआ है, मैं इसको जो है वैसे रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा सही रहेगा। ओके, अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं इससे, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे को जो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो क्या वैल्यू हमारी आ जाएगी? Yes, sir. ओके, हमने क्या कर दिया, पूरे को स्क्वायर कर दिया। अब देखिए चेक करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं K टू दी पावर K1, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, K1। ठीक है, और ये वैल्यू कैसे आया होगा, स्क्वायर करने पे। ये जो वैल्यू आया होगा कैसे आया होगा, स्क्वायर करने पे। Square. ओके, अगर मुझे इसकी वैल्यू एक्चुअल में चाहिए तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी। क्योंकि K1 क्या है, ये है, इसकी वैल्यू को हाफ कीजिएगा तभी तो ये आएगा। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? फिर से ध्यान से सुनिए, फिर से। अगर मुझे इस वैल्यू को, क्योंकि मुझे किसके फॉर्म में लिखना है, K2 को K1 के फॉर्म में लिखना है, तो K1 तो बड़ा नंबर है कि नहीं? अगर Yes. मुझे इसको यहां पे ले जाना होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाफ कर देंगे। अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि अगर आपके सामने किसी भी रिएक्शन में कुछ भी पावर दिया हुआ, आप इसकी चिंता नहीं करना। जैसे यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, आप सिंपली क्या करना, K1 इक्वल टू K1 पे पावर जो K2 के लिए जो निकालोगे वो 1/2 कर देना। अब जैसे आपको मैं एक बार प्रूव भी कर देता हूं कि कैसे। मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि पूरे के लिए एक इक्वेशन लिख लेता हूं। मैंने क्या करा, Na प्लस Nb इक्वल टू C Nc प्लस Nd से पहले पुराना इक्वेशन लिख देता हूं। मेरे पास पुराना इक्वेशन है A प्लस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस C plus D. अब मैंने क्या करा कि इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। n में भी जो है क्या हो सकता है, फ्रैक्शन एंड इंटीजर, यानी कि 1/2 2 कुछ भी हो सकता है। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Na से। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे Nb कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Nc, और यहाँ पे क्या हो गया आपका Nd। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अगर मैं यहां से k निकालूं 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, √c into d, ओके, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ C into कंसंट्रेशन ऑफ D, और ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, B। ओके, सिमिलरली अगर मैं निकालूं इसके लिए K2, तो आप क्या लिखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N।
और डी टू दी पावर क्या लिखिएगा, N. n, और इधर साइड क्या लिखिएगा, a टू दी पावर N. n, और b टू दी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो c एंड d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b, और इसी पे पावर n लिख दूं। Yes, sir. इसका मतलब है Yes, कि sir. अगर ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, तो k टू दी पावर k1 पर पावर n हो जाएगा। अगर n क्या हो, हाफ हो तो हाफ कर दीजिएगा, 1/4 हो तो 1/4 कर दीजिएगा, अगर ये क्या हो आपका 2 हो तो 2 कर सकते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू दी पावर n। कब, जब आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, भले आप हाफ में मल्टीप्लाई कर रहे हो या आप उसको जो है क्या कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो n कितना है, 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, हाफ है तो हाफ लिख देंगे। ठीक है, बोले क्लियर है। Sir. ओके, Yes, मैं आपको sir. एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, एक छोटा सा। मैंने लिखा a से b बनाया और ये c एंड d लिख दिया। ठीक है, इसका k1 जो है मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सपोज कीजिए 27 दिया हुआ है, और मैंने क्या करा कि इसको ना 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/3a प्लस 1/3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3c और 1/3d हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, k2 इक्वल टू, तो आपको मैंने बताया था क्या आंसर होगा। 27 1 by हाँ 3. वेरी गुड। तो यहां से हमने कहा था कि जो भी k1 है उस पे पावर ये n है, तो 1/3, तो हम इसको क्या कर देंगे, n ले लेते हैं, और n की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1/3। में यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 27 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1/3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, k2 के का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर k1 का दिया हुआ। ओके, बोलिए क्लियर है तीसरी बात। Yes, sir. ओके, Yes, चलिए sir. सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, मतलब सी, यानी कि थर्ड इक्वेशन। अगर आपके पास दो इक्वेशन हो, जैसे यहां पे देखिए SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, और ये क्या बना रहा हो, SO3 गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1। ओके, अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, N2 गैस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO गैस प्लस हाफ O2 गैस, इसकी वैल्यू कितनी है, K2 है। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, देखिए ऐड कर देते क्या हो जाएगा, SO2 गैस और NO2 गैस इक्वल टू, अब ये इधर हाफ है और ये इधर है तो ये कट जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा NO प्लस SO3, और इसकी वैल्यू कहता है कि K मान लीजिए। अगर आप दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो इसका फाइनल वाले का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो K1 प्लस सॉरी K1 इंटू क्या कर सकते हैं, K2 लिख सकते हैं। तो कहोगे सर कैसे लिखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ड्राइव करके समझा देता हूं कि हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ओके, हमने क्या करा कि SO2 लिया एंड हाफ O2 लिया, और इसको रिएक्ट करा के हमने क्या बना दिया, SO3। बोलिए क्लियर है। दूसरा Yes, इक्वेशन sir. हमने क्या लिया, SO2 एंड NO2, और यहां से हमने रिएक्ट करा के क्या बना दिया, SO3, सॉरी NO, हमने NO2 लेना है, ये वाला नहीं लेना है, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या लेना है, NO2 गैस, NO2 गैस को हमने क्या कराया, यानी कि जो तोड़ दिया, NO. NO
प्लस क्या आ जाएगा, हाफ O2। O2। ठीक है, क्लियर है। अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, या हमने जोड़ के तो आपको दिखाई दिया है, मैं यहाँ पे दोनों के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख देता हूं। NO प्लस हाफ O2। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूं तो मैंने K1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर SO3, SO और ये कितना हो जाएगा, SO2 SO2, कंसंट्रेशन और ये क्या हो जाएगा, O2 O2 टू द पावर O2 कितना हो जाएगा, 1/2। हाफ अच्छा, ये K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे सर NO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ, O2 मतलब हाफ O2 दी पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2। ओके, फाइनल जो है हमारे पास K, वो क्या दिया हुआ है, अगर मैं इक्वेशन से डायरेक्ट लिख दूं तो हमारे पास क्या है, SO3 एंड NO। SO3 एंड क्या दिया हुआ है, NO, और रिएक्टेंट में क्या दिया हुआ है आपका, SO2 एंड NO2। ठीक, ये बात समझ में आ गई। सर। यस ओके, तो यहाँ पे प्लस नहीं, ओके। अगर हमारे पास ये हो गया, अब मुझे चाहिए क्या कि इन दोनों को मिला के ये बनाना है, तभी तुम्हारा रिलेशन निकलेगा। अगर सर। मैंने क्या करा कि K1 और K2 को मल्टीप्लाई कर दिया, हम चेक कर रहे हैं रैंडम, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ही लगाए, हमने चेक किया, तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास K1 की जगह पे क्या था, SO3, और नीचे में क्या था, SO2 SO2 एंड O2 टू द पावर हाफ था। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, NO एंड O2 टू द पावर कितना था, हाफ था, और नीचे में कितना था, NO2। अच्छा देखिए, क्या ये पावर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, सर। यहाँ भी यस हाफ सर। है, यहाँ भी हाफ है, तो ये पावर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, तो SO3 SO3, और यहाँ NO ऊपर पे में NO बच गया, और नीचे में क्या बच गया, SO2 एंड क्या हो गया, NO2। क्या ये यही आ गया, इसीलिए हम यस लोग क्या लिख सर। सकते हैं कि K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। कब, जब आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन को ऐड कर रहे हो। तो जब आप रिएक्शन को ऐड कर रहे हो और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, इक्विलिब्रियम, और आपके पास फर्स्ट और सेकंड का दिया है एंड थर्ड का निकालना हो, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। सर। ओके, चलिए अब आगे, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, नो सर। ठीक है। ओके, अगर जो किसी को कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे जो है आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सामने क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर दिया रहे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, log K2 डिवाइडेड बाय K1, ओके, इक्वल टू डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 R, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/T1 माइनस 1/T2। इसी चीज को आप चाहो तो log K2 माइनस K1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो कहता है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किससे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर से। याद रखना नोट में कि अगर मुझे कभी भी इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज करना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर से। बाकी किसी से जनरली ये जो है चेंज नहीं होता है। वही कहता है इफ K1 एंड K2 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at absolute temperature T1 and T2 Kelvin and delta H change in the enthalpy then। अगर आपने T1 एंड T2 को एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, तो चेंज इन जो इंथैल्पी आएगा, तब जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, log K2 by K1 डेल्टा H नॉट जो है क्या आ जाएगा, 2.30। कहता है
इफ टेम्परेचर T2 इज हायर, तो आप क्या कर सकते हो, T2 -1 कर दोगे तो वैल्यू जो है ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर T2 लेस देन होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. ओके। अगर आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। Absorb. वेरी गुड। तो यहाँ पे एनर्जी क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब, एनर्जी इज Absorb. एब्जॉर्ब। ओके, तो यहाँ पे जो है एनर्जी क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से लिखूं log K2 बाय K1 इक्वल टू, आपको पता है डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2.303 R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। बोलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. R। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया, अब मुझे बताइए कि हमने मान लिया कि हम जो जो मान रहे हैं कि T2 की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और आपने माना है कि डेल्टा H जो है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है फर्स्ट प्रोसेस के लिए। अगर एंडोथर्मिक है तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब है log K2 बाय K1, इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी 0 से। तो ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, ओके, sir. फिर से ध्यान सुना, हमने कहा कि भाई डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि T2 की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब है कि log K2 बाई K1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी 0 से। Yes, कि sir. अगर जब बड़ी नहीं होगी तो ये कैसे ग्रेटर देन हो जाएगा। तो मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, log को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log K2 माइनस log K1, ओके, ग्रेटर देन 0। अब इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, log K2, और ये क्या हो जाएगा, log K1। अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, log K2 की वैल्यू जो है बड़ी हो जाएगी, एंड log K1 की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, आपकी छोटी हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर आपका कैसा हो, एंडोथर्मिक है। सिमिलरली सेकंड केस देखते हैं, हमारे पास क्या है कि log K2 divided by K1 equal to delta H divided by 2.303 R, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/T1 माइनस 1/T2। अगर आपके पास सेकंड कैसा है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि डेल्टा H की वैल्यू कैसी आ जाएगी, Negative. नेगेटिव। तो नेगेटिव, ये तो हमने पॉजिटिव ही मान लिया, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी वैल्यू छोटी होगी तभी तो नेगेटिव आएगी। Yes, तो ये क्या हो sir. जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, अगर ये लेस देन 0 है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, log K2 माइनस log K1, और ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं log K2 की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, log K1 के बराबर हो जाएगी। अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो log K1 की वैल्यू बड़ी होगी, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो log K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज उन्होंने लिखा भी है कि K2 से जो है बड़ा हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि फैक्टर नॉट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ कौन सा अफेक्ट करता है, टेम्परेचर जो है आपका अफेक्ट करता है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K जो है डिक्रीज करेगा। दोनों केस लिख देता हूं। अगर आपके पास पहला वाला कौन सा केस है, एंडोथर्मिक, Endothermic. ठीक है, एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, Positive. Positive. पॉजिटिव। तो यहाँ पे K की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे,
Increase. इंक्रीज करोगे। ओके, अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? Negative. नेगेटिव। अगर जो नेगेटिव आ जाएगी तो मुझे बताइए कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी? Decrease. और टेम्परेचर आपने क्या करा? इंक्रीज करा। Increase. इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो फैक्टर याद रखना। अब कौन कौन से फैक्टर जो है नहीं अफेक्ट करते हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप कितना भी कंसंट्रेशन ले लीजिए रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, ये इन पे जो है क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे? यानी कि जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। दूसरा प्रेशर पे, तीसरा वॉल्यूम पे, चौथा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आप कहोगे सर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किन्हीं को पता है? तोड़ने का। किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देना। अगर कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो, वो करता क्या है? किसी भी कंपाउंड की एक्टिवेशन को, एनर्जी को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पहले इतनी एनर्जी में रिएक्शन हो रहा था, अगर आपने कोई दूसरा तरीका, जैसे किसी को कोई चीज याद नहीं होता तो हम उसको क्या करते हैं? शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। तो उसको किसी ने अब वैसे रटेगा तो उसको ज्यादा मेहनत लगेगी। अब जैसे आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। आपको अगर जो पीरियोडिक टेबल में मुझे याद नहीं हो रहा है, हे हे सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। अब कोई बंदा इसको बार बार रट रहा है और मैंने कहा कि भाई हे लीना करे रब से फरियाद। अब देखो उसका एनर्जी याद करने का समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो उसी तरीके से कैटलिस्ट क्या कर देता है? किसी की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे अब अगर जो एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि याद करने में कम मेहनत लगेगा तो ज्यादा बच्चे याद कर लेंगे। तो इसी कारण से प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है कि ये जो है कि डिपेंड नहीं करता है, और कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि रेट को इंक्रीज करना। एक और एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास ना एक पहाड़ है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा जीतन राम मांझी का, सुना है किसी ने? नो सर। हाँ, जिन्होंने जो है उनको मांझी दा माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्या करा था कि पहाड़ को ही तोड़ दिया। मान लीजिए कि मेरे पास एक ये पहाड़ है, अब मेरे को ना इस किनारे से इस किनारे जाना है। तो एक तो मैं ऐसे एकदम जाऊंगा तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, करीब करीब 3-4 घंटे लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। ओके, हाँ जी, बोलिए दीक्षा। सर गलती से हो गया था। ओके, अब मैंने क्या करा कि अब अगर इसमें बूढ़े लोग पास हो पाएंगे क्या? नो नहीं। सर। अगर इसमें छोटे बच्चे भी नहीं चले जाए क्योंकि इतना ऊंचाई पे नहीं चढ़े। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे टनल बना दिया। अब मुझे बताइए कि अभी भी उतनी ही एनर्जी लगेगी जितना यहाँ लग रहा था? तो कहोगे नहीं, अब तो नो बिल्कुल सर। सीधा सीधा है। तो वही काम करता है कि जो है कैटलिस्ट क्या करता है कि एक अल्टरनेट पाथ दे देता है जिसमें एनर्जी कम लगती है, जिस कारण से रिएक्शन क्या हो जाता है? आपका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के भी प्रेजेंस में क्या करता है? ये डिपेंड नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली टेम्परेचर ऑफ गिवन रिएक्शन। यानी कि जो है इस प्रकार से वो क्या करेगा, जो टेम्परेचर दिया है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे जो है डिपेंड करेगा। ओके, अब मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है H2I2 और 2HI, और यहाँ पे मुझे बताना है कि इसका Kc एंड Kp का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। H2 और I2, प्लस I2 हाँ सारे गैस में ही है, तो ये क्या बन जाएंगे? 2HI। हाँ 2HI। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ओके, अब कहता है कि इसका मोल कितना दिया हुआ है? 0.2, और इसका मोल कितना दिया है? 2.54, और इसका कितना दिया हुआ है? 2.56। ओके, ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर इन केस, सबसे पहले मुझे Kc की वैल्यू, आपको पता होगा Kp इक्वल टू क्या हो जाता है?
केसी KC आरटी RT टू दी पावर डेल्टा एन जी। अब हम यहाँ पे केपी तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें क्या करना है, मास दिया हुआ है, तो हम केसी निकालते हैं। तो केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप कहोगे बहुत ही सिंपल है सर, एच आई टू दी पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, H2 सॉरी H2 plus हाँ I2 इनटू H2 I2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मेरे पास ये हो गया तो अब मुझे बताइए, मैं सबसे पहले कंसंट्रेशन निकालूंगा। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, एन बाई वी से। तो हम सबसे पहले मोल निकालते हैं। तो यहाँ पे मोल निकालेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2, तो करीब करीब कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। इसको हमने 2.54 से डिवाइड किया, और आयोडीन का कितना होता है 127, तो ये कितना हो जाएगा 254। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01। ओके, अब यहाँ पे हमने जो है 256 से डिवाइड कर दिया, तो करीब करीब कितना होता है 127 प्लस 1, आयोडीन का 127 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.02 आ जाएगी। बोलिए, अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल ले, इसका जो है कंसंट्रेशन निकाल लेता हूँ, एन बाई वी। वी आपको कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 ही हो जाएगा। ये भी 1 डिवाइडेड बाई, मैं लिख भी देता हूँ लेकिन आपको बाद में ताकि की दिक्कत ना रहे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 1, और ये कितना हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 1। ये इसका निकल गया। अब हम क्या करते हैं, केसी में इसकी वैल्यू को डाल देते हैं, कितना हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर, और नीचे में कितना हो जाएगा, I2 अपना कितना है, H2 कितना है 1, और इसका I2 कितना है 254 0.01। 0.01 ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो यहां से आप देखिए कितना लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 0.2, या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। ओके, अब नीचे में कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 होगा, ये जो है 0.2 नहीं होगा, 0.1 होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 0.1, तो यानी कि 1, और ऊपर में कितना चले जाएगा 10, और ये 1, और ऊपर में कितना चले जाएगा 100। ये 3 जीरो से जो है कट गया, तो बचा कितना 4/10, और 4/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4। यहाँ से हमें एक वैल्यू तो निकल गई, वो भी किसकी, केसी। लेकिन ऑप्शन ए से नहीं काम चल रहा है, इसका मतलब है सी और डी में से कोई एक ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं फर्दर। हमारे पास क्या है कि केसी हमने निकाल लिया, तो केपी इक्वल टू केसी इंटू क्या हो जाएगा, आरटी टू दी पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, बोलिए क्लियर है। Yes sir. ओके, अब हम यहाँ पे डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एनजी हम जो है क्या निकालेंगे, आपके पास प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में भी 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे सर एनपी माइनस एन आर। तो एनपी की जगह भी 2 है और इसकी जगह भी कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 0 आ जाएगा। तो केपी इक्वल टू केसी और आर टी टू द पावर क्या हो जाएगा 0। अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं केपी इक्वल टू केसी। तो यहाँ पे जो केसी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आपने निकाला था 0.4, तो केपी की वैल्यू कितनी हो गई 0.4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।